नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। देखिए, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों किसका था? तो गांधी जी का था। किसका था? गांधी जी का था दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी जब दांडी यात्रा कर रहे थे तो उसी में यह कथन किया कहे थे। कहां पर कहे थे? सभी विश्व के पत्रकारों के बीच में यह बात कही थी दोस्तों। दांडी यात्रा के दौरान विश्व के अनेकों पत्रकारों के बीच यह शब्द कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने ले लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है कहां पर धावा बोल दिया था? तो धर्षणा नमक गोदाम पर किया था। धर्षणा नमक गोदाम था, इसी पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता क्या किए थे? धावा बोल दिए थे। तो कहता है कि महात्मा गांधी जो है उस समय जो है कहां पर थे? तो महात्मा गांधी जो थे यरबदा जेल में थे दोस्तों। कहां पर थे? यरबदा जेल में थे। क्लियर? कहां पर थे? यरबदा जेल में थे। ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसलिए नन ऑफ क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज हो जाएगा। यरबदा जेल में थे। कहां पर थे? यरबदा जेल में थे। नमक कानून तोड़ने के लिए विरुद्ध में जो है जेल भेजा गया था। नमक कानून जब तोड़ा था 6 अप्रैल को दिन, तो उस समय क्या किए थे? गांधी जी को पकड़ करके यरबदा जेल में डाल दिया गया था। कहां पर डाल दिया गया था? यरबदा जेल में डाल दिया गया था। इसके कारण से कांग्रेस कार्यकर्ता में एक रोष पैदा हुआ था और रोष के कारण जो हुआ धावा बोल दिया। कहां पर? धर्षणा नमक गोदाम पर धावा बोला और उसको लूटपाट किया था दोस्तों। तो कहता है कि गांधी जी कहां थे? तो यरबदा जेल में थे। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब वह भाग लिए थे तो इसी में जो है वो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? तो 12 मार्च को जो है क्या हुआ था? 12 मार्च को साबरमती से क्या किए थे? दांडी यात्रा के लिए 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी जो है यात्रा किया था, दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था। तो इसी में जो है क्या हुए थे? आचार्य विनोबा भावे भाग लिए थे और इसी में प्रथम बार गिरफ्तार भी हो गए थे दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार की दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? गांधी जी जो है किस विदेशी पत्रकार को जो दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वो बेब मिलर थे। कौन थे? बेब मिलर थे, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे। बेब मिलर क्या थे? अमेरिकी पत्रकार थे दोस्तों। क्लियर? जिनको क्या किए थे? दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का, देखिए टीम हो जाएगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया दोस्तों। भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन है?
टीम कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन है? तो अडानी ग्रुप है दोस्तों। कौन है? अडानी ग्रुप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर जो है वो अडानी ग्रुप है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है खट्टे फल में जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवला होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। सभी लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में दोस्तों। याद रखिए कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, और उसी में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किए थे? पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से हुआ दोस्तों। कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था, और श्रीलंका के उस समय जो शासक थे महिम फाइव थे, जो कि श्रीलंका से भाग करके दक्षिणी जिला में रोहन में जाकर के शरण लिया था दोस्तों। क्लियर। तो दक्षिणी इधर श्रीलंका तक फैल गया था, और चोल साम्राज्य जो है इधर गंगा के क्षेत्र तक फैल गया था। गंगा के क्षेत्र में कौन शासन कर रहे थे? पाल वंश के शासक शासन कर रहे थे, और पाल वंश को हरा दिया था। पाल वंश के शासक महिपाल को हरा दिया था। अर्थात इस तरह से जो है चोल वंश का विस्तार जो है सर्वाधिक रूप से राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। तो राजेंद्र प्रथम ने चोल वंश का जो ये महिपाल को जो पराजित किया था, उस समय गंगैकोंड चोल का जो है उपाधि भी धारण किया था दोस्तों। गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण किया था। ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप सभी वीडियो को देखिए। जो भी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, सभी वीडियो जो है आपके लिए बनाया गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा हो सके। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राजराज प्रथम जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। किसका थे? शैव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात शिव को मानते थे वो। क्लियर। राजराज प्रथम जो है बिरुदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बिरुदेश्वर में क्या किए थे? बिरुदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पल्लवों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किसने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कोदंड राम की उपाधि धारण किसने किया था? तो कोदंड राम की जो उपाधि धारण किया था वो आदित्य प्रथम किया था। किसने किया था? आदित्य प्रथम ने किया था। और आदित्य प्रथम जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आदित्य प्रथम को चोल वंश का स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। चोल वंश का स्वतंत्र संस्थापक के रूप में भी आदित्य प्रथम को जाना जाता है दोस्तों। और पल्लवों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किए थे? कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में किसको हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था? कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में किसको हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था? तो किसको हरा दिया था दोस्तों? तो ये जो है कर्क को हराए थे। किसको हराए थे? कर्क को हराए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में चोल वंश के संस्थापक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? कौन सा शहर जो है कावेरी डेल्टा में चोल वंश के संस्थापक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो चोल वंश का जो संस्थापक थे विजयालय थे, जो कि कावेरी डेल्टा में क्या बनवाया था? तो तंजावुर बनवाया था। क्या बनवाया था? तंजावुर बनाया था। और चोल वंश का जो है राजधानी तंजावुर को ही बनाया था। क्लियर हो गया होगा। मुटरियार को हरा करके ये चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय, किसको हरा दिया था? मुटरियार को हरा दिया था। विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया था। किसको हरा करके? मुटरियार को हरा दिया था। क्लियर। तो मुटरियार को हरा करके कावेरी डेल्टा पर जो है क्या किए थे? अधिकार कर लिए थे विजयालय। क्लियर हो गया होगा। और तंजावुर को स्थापना किया था और तंजावुर को अपनी राजधानी भी बनाया था। क्लियर। इसलिए चोल वंश का जो राजधानी लेता है वो तंजावुर ही लेता है। क्लियर हो गया होगा। तो विजयालय किसको हराया था? तो मुटरियार को हराया था। मुटरियार लिख देते हैं, मुटरियार को जो है ना हरा करके जो है डेल्टा क्षेत्र में क्या किए थे? कावेरी डेल्टा में अधिकार कर लिया था और अधिकार करके तंजावुर नामक शहर का बसाया था और वहां पर अपनी राजधानी भी बनाया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग करके बनाई जाती थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त क्या है? लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग करके बनाई जाती थी। तो चोल जो है राजवंश बनाया जाता था। कौन बनाते थे? चोल राजवंश के द्वारा क्या करते थे? लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग करते थे। और किसका बनाते थे? कांस्य मूर्तियां बनाया जाता था। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सोमनाथ मंदिर पर जो मोहम्मद गजनी जो आक्रमण किए थे, बहुत धन संपत्ति लौट करके ले गया था दोस्तों। बहुत सारा धन संपत्ति जो थे लूट करके ले गए थे। तो कहता है कि उस समय जो है कौन सा शासक वहां शासन कर रहे थे? तो भीम प्रथम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भीम प्रथम कर रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो यह जो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में हुआ था। 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ पर आक्रमण। बहुत सारा धन संपत्ति लूट करके ले गया था दोस्तों। कहा जाता है कि एक अभिलेख से प्राप्त होता है कि 20 लाख दिनार जो है लूट करके ले गए थे दोस्तों। और जब लूट करके लेके जा रहे थे तो कुछ जाटों ने भी इसका जो है विरोध किया था और कुछ धन संपत्ति जो है छीन भी लिया था दोस्तों। तो मोहम्मद गजनी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। मोहम्मद गजनी कितने बार? कुल 17 बार आक्रमण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म का जो अंतिम राजकीय प्रवर्तक था दोस्तों वह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो कुमारपाल है। कौन है? कुमारपाल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन को देखना पड़ेगा।
प्रारंभ में चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर थी। तो बिल्कुल सही थी दोस्तों, प्रारंभ में चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? कलिंजर में थी। क्लियर, सही है ये। दूसरा ऑप्शन है बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बघेल वंश का कर्ण द्वितीय जो थे गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों। क्लियर। तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने, ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स, ये खम्स है, एक बार कर लीजिएगा, 2 बार लिख दिया है। खम्स जो थे लूट का धन होता था। क्या होता था? लूट का धन होता था, जो कि सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। ये क्या सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पहले जो थे खम्स जो थे, लूट का जो धन होता था, सुल्तान का हिस्सा जो होता था 1/4 हुआ करता था, जो कि अलाउद्दीन के समय में बढ़कर के कितना हो गया? 3/4 कर दिया गया था। ये बिल्कुल ही ऑप्शन सही है दोस्तों, अर्थात 3 ऑप्शन क्या है? सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई 2024 का जो थीम है वो क्या था? टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये 2024 का थीम है दोस्तों। क्लियर। और जब विश्व जनसंख्या दिवस की जब चर्चा किया जाए तो 1987 ईस्वी की चर्चा होता है। कब होता है? 1987 ईस्वी की चर्चा होता है, जब उस समय 5 अरब जो है, जब 5 अरब विश्व की जनसंख्या हो जाता है, तो उस समय जो है एक बहुत बड़ी घटना घटित होता है। अभी तो आज के डेट में क्या है कि 8 अरब से भी अधिक जनसंख्या हो गया है। अभी फिलहाल की हम ताज़ा खबर अगर बता दें तो 8 अरब 119 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। क्लियर। तो 11 जुलाई 1989 ईस्वी को यूएन ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? क्योंकि 5 अरब जनसंख्या 1987 ईस्वी को हो गया था, और 1987 ईस्वी को जब दुनिया की आबादी 5 अरब हो गया, तो उस समय जो है विश्व को जागरूक करने के लिए, परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार जो है 11 जुलाई 1989 ईस्वी को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का घोषणा किया था और मनाया था दोस्तों। क्लियर। तो पहली बार जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो कब मनाया था? तो 11 जुलाई 1989 ईस्वी को मनाया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और उस समय से जो है प्रत्येक साल जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। अभी जो है दुनिया की जनसंख्या कितना है? 8 अरब 119 करोड़ के लगभग है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला जज जो बनी है वो ज्योति शर्मा बनी है। कौन बनी है? ज्योति शर्मा बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला जो बनी है, सरिसा बांदला बनी है दोस्तों। कौन है? सरिसा बांदला बनी है। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसा प्राप्त होता है। लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है दोस्तों? एससीओ का जो है 10वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो बेलारूस बन गया है। कौन बना है? बेलारूस बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था। पिछले वीडियो में हम डिस्कस भी किए थे
और भारत जो सदस्य बना था एससीओ का 2017 में बना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूबेक सिटी, क्यूबेक सिटी किस नदी के किनारे स्थित है? क्यूबेक सिटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। कहां पर है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर है। कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलोराडो नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन के बारे में देखना पड़ेगा। भारत एवं नेपाल के मध्य महाकाली नदी है, तो बिल्कुल जो है भारत एवं नेपाल के मध्य महाकाली नदी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक बनी है, तो बिल्कुल जो है भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक बनी है दोस्तों। तीसरा है, सना रामचंद्र गुलबानी, सना रामचंद्र गुलबानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर है। बिल्कुल जो है ये सही है, सना रामचंद्र गुलबानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? जो भी आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता को लेके जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम मॉडल से के हिसाब से तैयार किया गया है दोस्तों। इसलिए आप एग्जाम पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने आप को इस तरह से खड़ा कर लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी वनडे एग्जाम को आप करेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी दोस्तों? तो दिसंबर 1856 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में किया गया था शामिल। क्लियर? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो है ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था और प्रयोग करके प्रशिक्षण जो है दे रहा था दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया था। कहाँ दे रहा था? दमदम, अंबाला, सियालकोट में प्रशिक्षण दे रहा था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1957 ईस्वी में यह अफवाह फैल गई। जनवरी 1957 ईस्वी में यह अफवाह फैल गई कि इसमें जो है गाय एवं सूअर की चर्बी मिला हुआ है और यही कारतूस जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ही कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो दिसंबर 1856 में किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो अरविंद घोष ने किया था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन वंदे मातरम पुस्तक में किया गया था। किसमें किया गया था? वंदे मातरम पुस्तक में किया गया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। अरविंद घोष को मानना था, क्या था? कि अंग्रेजों को भारत जो है वो विलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करता है तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। देखिए, ये निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। और यह जो प्रतिपादन हुआ था वंदे मातरम पुस्तक के माध्यम से किया था और उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत जो है वो विलंब छोड़ देना चाहिए और जब तक नहीं छोड़ता है तब तक जो है क्या करना है? उनके विरुद्ध जो है विरोध करते रहना है, विरोध प्रदर्शन करते रहना है। क्लियर में हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के, देखिए ये अंतिम क्वेश्चन आ गया।
कहता है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो 1947 वाला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्यों किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका पहले आंसर दे देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है विशेष अधिवेशन हुआ था दोस्तों, दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था 1947 ईस्वी में। और इस समय जो है भारत का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इसमें क्या हुआ था, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे क्या थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। 14 जून 1947 को जिस समय दिल्ली में भारत का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। ध्यान में रखिएगा, जेबी कृपलानी थे। सरकार से मतभेद के पश्चात नवंबर 1947 में सरकार से मतभेद हो गया और नवंबर 1947 में क्या हुआ कि मतभेद के कारण जेबी कृपलानी त्याग पत्र दे देते हैं। नवंबर 1947 में क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और इसके त्याग पत्र के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। इन्होंने ही दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तब क्या करते हैं, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो क्लियर हुआ, क्लियर अब हो गया होगा। एक बार फिर बोल देते हैं, 14 जून 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, दिल्ली में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उस समय क्या थे, जेबी कृपलानी थे। और क्या होता है कि सरकार से मतभेद हो जाता है। क्या होता है, सरकार से मतभेद हो जाता है नवंबर 1947 में। और क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। सरकार से मतभेद होने के कारण नवंबर 1947 में त्याग पत्र दे देते हैं। और त्याग पत्र जब दे देते हैं तो इसके बदला में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और दिल्ली का अधिवेशन होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय।